भारतीय सेना नाम लेते ही मन में एक हुक सी उठती है, एक विलोड़न खड़ा होता है कि एक सैनिक का जीवन कैसे होता है। और चूंकि आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई हम बैठे हैं, हमारे देश का सैन्य गौरव कैसा है, कारगिल की कहानियाँ हम जान रहे हैं। और इसी कहानी की कड़ी में आज हमारे सामने एक ऐसे योद्धा बैठे हैं जो 3 पीढ़ियों से फौज में रहे हैं। कर्नल मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, बीकानेर ज़िले के धुपालिया गांव के रहने वाले हैं। आप जाट रेजिमेंट में कर्नल से सेवानिवृत्त हुए हैं और फौजी वैसे कभी रिटायर नहीं होता। तो पूरी कहानी जानेंगे कर्नल मोहन सिंह जी की, और कारगिल में क्या हुआ, कैसे एक्ट किया, क्या देखा, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। कर्नल साहब, बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि मुझे पता चला कि आपकी 3 पीढ़ी, आपके दादाजी पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में लड़े, फिर बड़े फादर आपके जनरल चिमन सिंह, जिनको जानते हैं कि राजस्थान के एक ऐसे अफसर रहे जो आर्मी कमांडर रहे हैं, ईस्टर्न कमांड हेड की उन्होंने। और आप चूँकि फ़ौज में रहे हैं, लंबा अरसा आपने गुजारा है, तो बात करेंगे कैसा अनुशासन और माहौल रहा परिवार में जिसने फ़ौज में जाने को प्रेरित किया, और बाकी चीज़ें। अब मैं कह रहा हूँ सबसे फौज तो हमारे खून के अंदर है जी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला। क्या बात है। और 3 लाइफ पेंशन, तो ये एक बहुत ही कम है जिन लोगों को 3 पीढ़ी तक पेंशन मिलती है। इसको वो जागीर अलाउंस कहते थे। क्या नाम था सर उनका? कैप्टन ठाकुर कुशाल सिंह, सरदार बहादुर, OBE IDSM। क्या ये थोड़ा सा डिटेल करो, ये OBE ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्या उसकी उस जमाने की रैंक और आज किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? मतलब जैसे आज ये परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र, वीर चक्र, और वैसे ही अशोक चक्र, और आपके ये कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो वैसे OB जो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, आप उनको कह सकते हो वो महावीर चक्र के बराबर इक्विवेलेंट है। उससे ऊपर विक्टोरिया क्रॉस है। ओहो, क्या बात है। तो ये क्या वॉर के अंदर जो मेरे ग्रैंडफादर जनरली अपने राजस्थान में सब स्टेट फोर्सेस में होते थे। जैसे हमारे बीकानेर में गंगा रसाला है, साधु लाइट इन्फेंट्री है, विजय बैटरी है, डूंगरलांस है। पर मेरे ग्रैंडफादर ये ब्रिटिश आर्मी में थे, 1st 2nd पंजाब में। ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस बताऊं, उनकी तो ये ट्रेनिंग ब्रिटिश ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने मतलब आपके इटली भी गए, वो इंग्लैंड भी गए, मेसोपोटामिया में गए, हर वॉर में मतलब घूम घूम के देखा। जी। तो मैं मतलब मेरे ग्रैंडफादर जब ये पेंशन आए तो उस समय उनकी 375 रुपये पेंशन थी। तो उस समय मतलब लोगों को 2-3 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है। तो क्वीन विक्टोरिया को 1933 में कोरोनेशन था। तो मेरे ग्रैंडफादर को जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स जिन्होंने वॉर में अच्छा काम किया था उन सबको बुलाया था। जी। तो मेरे ग्रैंडफादर को OBE IDSM मिला था, तब उनको भी बुलाया। तो हमारे बीकानेर के महाराजा भी आए, तो महाराजा गंगा सिंह जी, तो वो उन्होंने देखा यार ये जब अनाउंस हुआ कैप्टन ठाकुर कुशाल सिंह, सरदार बहादुर, OBE IDSM, तो उन्होंने कहा शकल से तो रेगिस्तान का आदमी लग रहा है, लंदन में क्या कर रहा है। हाँ, और मेरी फौज में नहीं है। हाँ। तब उन्होंने उनका अपने ADC बताया कि इसका पता करो कि साहब ये तो अपने रियासत का ही है, धुपाली गाँव का है। तो कह यार कि ये हमारे गांव का, और इसने इतना, तो उन्होंने कहा आप आओ, आने के बाद में हमारी आर्मी को ट्रेन करना। जी। तो ग्रैंडफादर फिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए, ख़त्म होने के बाद फिर पेंशन आए। तो मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे पास इतना पैसा था, मैं चाहता कि गांव के गांव खरीद सकता था, पर उन्होंने पूरा जब घूम के देखा कि बिना पढ़ाई कुछ नहीं है। जी। तो मेरे जो ताऊजी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल चिमन सिंह, जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर रिटायर हुए, उनको RMC, उस समय राजाओं के बच्चे पढ़ते, हम तो एक साधारण परिवार के हैं, तो वहाँ RMC भेजा। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को नोबल पब्लिक स्कूल, जो पूरे हिंदुस्तान में केवल 9 या 10 थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा पढ़ाई बिना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर अनपढ़ थे। जी। तो उस समय वो कह रहे मैंने 3rd क्लास पास की, चोटी बांधता था ऊपर पंखे पर, नींद नहीं आए। ओके। तो उस समय 3rd क्लास भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो कह रहे कि मेरा बच्चा कोई अनपढ़ नहीं रहे और पढ़ाई में अव्वल हो। तो उन्होंने सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाया। जी। ठाकुर उस चक्कर में आज हमारे परिवार में कम से कम मतलब हम कह दो 20 के करीब आर्मी ऑफिसर्स हैं, और 10 अभी ये सर्विंग है। मेरा बेटा फौज में, मेरा जवाई फौज में, मेरा भतीजा जवाई वो फौज में जी। और हमारे दूसरे मेरे ताऊजी के बच्चे फौज में। तो मतलब और मेरे सिस्टर का हस्बैंड फौज में, मतलब
फौज तो हमारी अब मेरे बच्चे का बताऊं, उसका यूएस के लिए भी सिलेक्शन हो गया बाहर एमटेक करने के लिए। तो मैंने कहा बेटा चॉइस तरीका नहीं नहीं पापा फौज में ही जाना हमें। तो आज बाहर जाता उसको पैकेज भी अच्छा मिलता, बहुत अच्छे रुपए मिलते, पर उसने कहा नहीं नहीं मैं फौज में ही जाऊंगा। जी, आपके सन के बारे में बता दूं, जो मेजर राघव सिंह, राघव सिंह, हाँ, तो वो इंजीनियर हैं और हाल ही में उन्होंने टॉप किया है, शायद आईआईटी कानपुर से वो एमटेक करेंगे एमटेक के लिए, सेना की तरफ से। सर बधाई आपको। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, मतलब मैं तो क्या 10th तक तो मैंने बीकानेर में पढ़ाई की, फिर मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलता था, जूनियर नेशनल्स वगैरह। तो फिर चेन्नई में 11th-12th मैंने चेन्नई से की। कौन तो से मुझे स्कॉलरशिप मिलती केवी केंद्रीय विद्यालय आईआईटी चेन्नई जी। और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया। मेरी कोशिश थी कि मैं अजमेर जाऊं। गुरुजी भगवान सिंह जी थे बास्केटबॉल के बहुत कोच। तब मैं तमिलनाडु स्टेट की तरफ से खेल आते थे, भगवान सिंह जी राजस्थान टीम लेकर, तो वो देखते यार ये बच्चा तो अपना राजस्थान का है, क्या बात है। तो गुरुजी ने कहा कि तू आते ही अजमेर आ जा। तो 83 में मैंने स्कूलिंग की और 83 में अजमेर मुझे ज्वाइन करना था। तो अजमेर में कुछ हालात इस टाइप के थे, तो मैं ज्वाइन करनी, फिर मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने डीयू से किया है। हाँ, फिर ये उसकी डीयू की टीम में ये 2 साल खेला, दिल्ली स्टेट की तरफ से खेला। क्या बात है सर। और फिर जैसे ही ग्रेजुएशन हुई फौज ज्वाइन कर ली। सीडीएस के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ। CDS ये के खिलाड़ी वाला मुझे पता नहीं था कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो क्या और मैं इसके बारे में जिस जो यूनिट मैंने ये ज्वाइन की, ये 3 जाट जी, ये एक ऐसी यूनिट है 65 की लड़ाई में, जो बैटल ऑफ डोगराई, ये फेमस है जिनको फौज के बारे में ज्ञान है। पाकिस्तान लाहौर है, लाहौर के बाहर एक डोगराई तहसील है, जैसे अपने गांव में तहसील होती है, उसके आगे इच्छुगिल कैनाल है। हाँ, तो 21-22 सितंबर, पहले 6 और 7 सितंबर को हमारी यूनिट ने इच्छुगिल कैनाल क्रॉस की, बाटापुर कैप्चर किया, डोगराई कैप्चर किया 65 लाहौर, के वार में। हाँ, और लाहौर से केवल 12 किलोमीटर थे। तो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बिना आर्मर्ड सपोर्ट, बिना एयर सपोर्ट, ये मतलब बिल्कुल वो पावर से, आपके हथियारों से गुत्थम गुत्था ये लड़ाई थी जाट। हाँ। तो ये एक मतलब ये बैटल ऑफ डोगराई, ये मतलब ये हमारे फौज में ये सिखलाई जाती है। जब भी कोई जाएगा तो ट्रेन के देखो ये। तो ये इसमें ये पता चलता है कि आज अपन कह रहे हैं कि कितना भी आज मतलब जैसे एडवांस आ गया, आपका एयर डिफेंस आ गया, अब इक्विपमेंट, एयर स्ट्राइक सब कुछ हो गया, लेकिन फिजिकली जब तक आप कब्जा नहीं करोगे तो टेबल टॉक में आप जीत नहीं पाओगे। आपको फिजिकल ग्राउंड कैप्चर करना बहुत जरूरी है जी। अब ड्रोन की लड़ाई है और उस लड़ाई में मतलब जब तक आप जमीन नहीं कब्जा करोगे, बात यह है कि जब तक आप जमीन नहीं कब्जा सकते तब तक आप कागज की लड़ाई, पेन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाँ, फिजिकल तो आपको करना ही करना पड़ेगा भाई। आज ये कहते हैं जैसे इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री कहते हैं क्वीन ऑफ बैटल जी। वो चुपचाप बैठी रहेगी, वो जाएगी चुपचाप अपने जाके टास्क दिए कि ये पहाड़ी कैप्चर करनी है, ये दूसरी करनी है। तो जैसे कारगिल आप लो, अब कारगिल जैसा मतलब जो ये 160 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो इंडियन आर्मी ने काम किया है, मतलब ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जहाँ आपको ना तो कोई पेड़ों का कवर है जी, बिल्कुल। और जो दुश्मन बैठा आपकी सारी चोटियों पर बैठा, कम से कम 130 ये चोटी है पे वो बैठा था, एक एक चोटी से निकालना, और आपको मतलब एक आदमी वो 100 आदमी को रोक सकता ऊपर बैठा जी। तो ये मतलब जैसे कैसे उन्होंने तजवीज़ बनाई, कैसे दुश्मनों को वहाँ से ये खदेड़ा और सारी की सारी चौकियाँ वापस ये कैप्चर की। जी, अगर इस पहाड़ के मैं उस तरफ देखूं, दर्शक आप भी अगर देखें अपने नक्शे में, तो इस पहाड़ के इस तरफ हमारा चोटियां हम देख पाते हैं, लेकिन आप उस तरफ देखेंगे तो अफगानिस्तान है और वहां अमेरिका सालों तक फंसा रहा, वो नहीं निकाल पाया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत ने निकाल दिए। ये जज्बा और ये फौज का नहीं, ये मतलब ये मई में स्टार्ट हुआ था, ये मई, जून और 26 जुलाई को ये खत्म हो गया पूरा माना जाता है विजय। पर ये जो इन्फेंट्री के वो कहते हैं ना, इन्फेंट्री क्वीन ऑफ बैटल, तो इसमें कुछ एक रेजिमेंट्स ने जो काम किया और जो ये मतलब मोटिवेशन लेवल बता रहा हूँ आज, जैसे अपन कभी अग्निवीर की बात करेंगे जी। जो वेव जाती है उसमें मतलब ऐसे पूरी यूनिट नहीं जाएगी, 5-5, 6-6 की, 10-10 की टुकड़ियाँ जाएगी। उस टुकड़ी को सबको पता है कि अब वापस लौटने का कोई वापस नहीं लौटेंगे। तो आज अगर किसी को कोई काम क्या तो मना कर देता है, वो अपनी जान हथेली किसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। सबको पता है कि हम वापस नहीं आएंगे। वो सोचा यार क्या कल को रेजिमेंट के कलंक नहीं लग जाए, अपने देश के कलंक नहीं लग जाए, और सब ने मतलब बड़ी वीरता से मतलब सारी चोटियाँ 130 के करीब चोटियाँ थी, सारी चोटियाँ खाली करवाई। क्या बात। और इसमें खैर नुकसान तो होता ही है, पर जितना अपना नुकसान है उससे डबल पाकिस्तान का नुकसान हुआ।
और ये पाकिस्तान है बहुत ये कारगिल में क्या धोखा किया, जनरली क्या होता है ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में डिसाइड होता है कि भाई हमारा एरिया ये, तुम्हारा ये। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर में तो कर रही आपको मान्यता मिली है, लाइन ऑफ कंट्रोल में ये छुटपुट चलती रहती है। बिल्कुल। लेकिन जो विंटर होती है, जैसे विंटर वेकेशन, जैसे हमारी पोस्टें थी, विंटर में हम वेकेट कर देते थे। जैसे बर्फ 40-40 50-50 फुट गिरती है तो आप वेकेट करते हो, फिर मई में जाने पोस्ट वापस खोलने जाते हो। जी ये सारी जो पहले ये अलिखित संधि थी दोनों की तरफ से कि ठीक है आप भी ये करोगे हम भी करेंगे। हाँ, तो लेकिन उन्होंने वो सारे मतलब इनके ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट्स वगैरह थी जो जनरली पहाड़ी ट्रूप्स होते हैं, और दूसरे फिर उन्होंने मिलिटेंट वगैरह को यूज करते हैं कि अपनी तो रेगुलर फौज जाती है, अपन कभी सिविलियन को आगे नहीं भेजेंगे। वो सारे अपने जो मिलिटेंट तैयार करते हैं, मिलिशियाज एंड मिलिटेंट्स, तो ये जो फ्री में उनको मिले हुए उनको भेजते रहते हैं आगे। जी। लेकिन आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बिल्कुल एक ये जगह खाली की। जी बिल्कुल। कर्नल साहब, आप कभी ईस्टर्न इलाके में रहे हैं, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है? मैं तो ये इन्फेंट्री में था, ये पूरी नौकरी 3 टेन्योर तो J&K में थे। जी। गुरेज सेक्टर में था, उड़ी सेक्टर में था, लद्दाख में था, और नॉर्थ ईस्ट में मैं अरुणाचल में था, सिक्किम में था। तो पूरे मतलब एक पश्चिम रेगिस्तान का बंदा जो कोस्टल इलाके में रहता है, चेन्नई में पढ़ाई करता है, फिर दिल्ली, मतलब पूरा भारत घूम लिया आपने। हाँ, पूरा भारत भी घूम लिया और विदेश भी जाकर आगे, वो तो सारा ये तो है ही। जी, विदेश में कहाँ पोस्टिंग रही सर? हमारे क्या इमटाट में ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए गए थे भूटान। जी बिल्कुल। हाँ, ये 9 महीने की ज्वाइंट ट्रेनिंग थी, उसमें गए थे। जी, आप वैसे बाई बर्थ राजपूत हैं और जाट रेजिमेंट में रहे, ये एक यहाँ राजस्थान में बड़ा क्लेश चलता है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको कास्ट पे बात करना चाहूंगा, फौज में जाति को कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं, अभी आपका जैसे ये कारगिल जब चल रहा था, हम लोग उड़ी सेक्टर में डिप्लॉयड थे, तो कारगिल में चल रहा था। अब हम लोगों की जिम्मेवारी थी कि मतलब यहाँ की जो फौज है वो कारगिल में असिस्ट करने नहीं जाए, तो हम लोगों को ये बैट एक्शन करना था, दुश्मन के इलाके में जाके ये दुश्मन को मार के आना। जी, ये तो, हाँ, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, ये आप सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हो। तो भाई ये छोटी टीम सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी जाती है, ये यूनिट की छोटी मतलब छोटी टुकड़ी जाती है दुश्मन के पीछे इलाके में जाके। तो आप जैसा अभी जाति की बात करते हो, मैं हूँ राजपूत जी, हमारे जाट अफसर भी हैं मेरे रेजिमेंट में, सब नका साहब नहीं, हम तो मोहन साहब जाएंगे, मोहन साहब के साथ जाएंगे। तो भाई मैं राजपूत हूँ, ये जातिवाद तो फौज में बिल्कुल नहीं है। जी, ना कोई धर्म है, हम सब मतलब ये यहाँ जब रिटायरमेंट में आके देखा, ऐसा जहर घोल रखा है, मतलब ये अब किसका नाम लो कि मतलब देख के मतलब बहुत दुख होता है जी। एक हम किसी ये काम के लिए गए थे, हमारा कोई इशू था बीकानेर में, तो जो लेडी IAS ऑफिसर बैठी थी, हमने कहा ऐसे कहा कि नहीं वो वीडियो तो आपके जाति का है। मैंने कहा जाति से क्या लेना देना, अगर वो मेरे जाति का नहीं है तो मेरा काम नहीं करेगा। ये तो बहुत ही मतलब मुझे तो शर्म आती है कि मतलब इस देश की मट्टी पलीत कर दी इन लोगों ने। और सेना में हमारा कोई जाति सिस्टम ही नहीं। मैं जाट रेजिमेंट में हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ, जैसे मुझे मेरी यूनिट छोड़ के कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी यूनिट के 5-6 बंदों का मेरे पास कॉल नहीं आए। तो उनको मैंने 15-15 20-20 साल पहले छोड़ा है। हम ऑपरेशन में साथ में, गेम साथ में, साथ में पसीना निकाला है, सारे फायरिंग कॉम्पिटिशन, सारे कॉम्पिटिशन साथ में खेलते हैं जी। लेकिन यहाँ जब आते हैं सिविल में, मतलब इन नेताओं ने ऐसा इसकी मटिया पलीत कर रखी है देश की। जी, वो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं कि केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। तो फौज तो वीरों की है, तो फिर जाति की बात नहीं होगी। कायर और क्रूर जो लोग हैं, जो राजनीति में हैं, या जो बुरे अंग्रेज जिनकी बात भगत सिंह ने 1926 में कही कि गोरे चले जाएंगे तो बुरे राज करेंगे, तो ये जो सिविल ऑफिसर्स हैं उनमें जरूर ये चीज देखने को मिलती है। सही कह रहे हैं, और इस दंश को पूरा देश भुगत रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि कोई भी जाति में पैदा होना आपके लिए इंडिविजुअल गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करना या जाति के आधार पे किसी का काम नहीं करना या नहीं करने देना, ये ठीक नहीं है। तो फौज में ये रेजिमेंट का नाम तो कास्ट पे ही है सर। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात, और आदमी को प्राउड होना चाहिए, और हम चाहते हैं ये रेजिमेंट होनी चाहिए। और आपको बताऊं, आदमी अपने देश से पहले रेजिमेंट देखता है कि यार का ये रेजिमेंट के ना के कल को कलंक लग गया। जैसे हमारी यूनिट है 1823 की रेज है, क्या 1823, 200 और 3 साल पुरानी। हाँ, 203 साल, तो उसमें मतलब कोई देश से पुरानी यूनिट है। तो रेजिमेंट मतलब जैसे आप ये कौम के लिए लड़ता आदमी कि भाई ये अगर कोई जाट की बदनामी नहीं हो जाए, जाट समाज की बदनामी नहीं हो जाए, रेजिमेंट की बदनामी नहीं हो जाए।
और हमारी यूनिटी एक ऐसी यूनिट है जिसको जॉर्ज क्रॉस भी मिला और विक्टोरिया क्रॉस भी। क्या बात है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसमें क्या होते थे, 50% हमारे हिंदू होते थे उस समय 1947 से पहले, 50% मुस्लिम होते थे। क्या बात है। तो दोनों जो जॉर्ज क्रॉस और ये आपको विक्टोरिया क्रॉस मिला, एक जमादार अब्दुल हमीद और एक ये हफीज, ये दोनों को, तो दोनों मुस्लिम थे। क्या बात है। जाट रेजिमेंट में मुसलमान, हाँ। तो बाकी जातियां तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब प्रेम से रहो, भगवान ने एक जीवन दिया, सबसे मिलजुल के रहो। जी जी। और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखने चाहिए जी। और अब जब ये देखें, मतलब माहौल इतना खराब है, पर अभी यंग जनरेशन को सोचना चाहिए कि ये जो भी जाति की बात करता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अपनी जाति का भी नहीं है। जी, जो जाति की बात करता है वो अपनी जाति का भी नहीं है। जी बिल्कुल। मतलब जातिवाद जो है, कास्टिज्म, दैट इज प्रॉब्लम। जाति अपनी गर्व का विषय हो सकता है, होना ही चाहिए हर व्यक्ति को, जो आपको जन्म मिला है या जो आपका जेनेटिक कोड्स है, जो आपको एक, ये तो बेसिकली साइंस की बात हो गई। पर कर्नल साहब, मैं आना चाहूँगा कि एक्शन पहला कब देखा लाइफ में? गेम वाला एक्शन आपने देखा, तो पहला एक्शन 1 to 1 कभी हुआ आपका मुठभेड़? मुठभेड़ तो ये 3-4 बार हुई। कोई तो किस्सा आप बताओ। मैं आपको एक एक करके सारे बता दूं। सबसे पहले तो यंग ऑफिसर था, फिजिकली बहुत फिट था जी। होगा वो, आप अभी भी लग रहे हो मेरे मुकाबले, तो और दर्शक भी समझ सकते हैं। कमांडो में मैं इंस्ट्रक्टर था, तो ये तो फिटनेस की कोई कमी नहीं थी। तो कमांडो हमारा कंपटीशन होता है इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री के लिए, वो उसको घातक कहते हैं। घातक प्लाटून। जो घातक में तगड़ा है, तो हमारी प्लाटून पहले ब्रिगेड जीती, डी में जीती, और फिर हमारा कमांड का कंपटीशन था घातक का, तो उसमें हम फर्स्ट आए। तो मुझे सेलेक्ट किया कि एक अंजम खोला पास है चाइना के पास जी। तो 62 के बाद में कोई नहीं गए, तो वो पेट्रोल जाती है, आधे रास्ते जाके वापस आ जाती है, कोई गई। तो मुझे जीओसी ने बुला के सेलेक्ट किया, भाई मोहन तू लेके जाएगा। मैंने को ठीक है। इंजीनियर्स के मेरे साथ में एक उस समय लेफ्टिनेंट दैया, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल है, सुकृति दैया। क्या बात है। और कुछ मेरे 3 जाट के जवान थे। हम गए, साथ में पोर्टर्स वगैरह थे। तो पोर्टर्स तो देखे पागल आदमी, वो तो भग्या आधे रास्ते से क्या मरवाएगा। 2 रिवर, ड्राई रिवर क्रॉस की, फिर जैरो रिवर क्रॉस की, फिर अंजम खोला पास। लास्ट में हम जो 3-4 जने थे वो वहाँ पहुँचे, अपने इंडिया का झंडा लगाए, वहाँ जो उनके निशान थे चाइना को उखाड़ के लेके आ गए। तो ये मतलब ये 62 के बाद हमारी अंजम खोला कौन से साल की बात है ये है 90 की। ओह क्या बात। हाँ, तो ये अंजम खोला पास करके आए। उसके बाद में फिर वैली के अंदर बहुत हमारे ये ऑपरेशंस हुए जी। तो 2 अलग अलग ऑपरेशन, 3 बार मुझे चीफ आर्मी स्टाफ से साइटेशन मिली है। क्या बात है। एक तो ये अंजम खोला पास पे, और एक ऑपरेशन था जब हम ये कह रहे हो ना खोलने की बात, जब हम ये जाते तो खोल दे। तो उस समय जब हम नए गए थे 96 में, तो मिलिटेंसी हद से ज़्यादा थी। तो हमारी पलटन, हमारी कंपनी, मेरी कंपनी जिम्मेवारी थी। तो उस समय वो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे जी। तो उस समय हमने मुठभेड़ में काफ़ी मिलिटेंट को कितने के आसपास मारे होंगे ऐसे? ये मतलब उस समय, मतलब जैसे अब जो है हालात, और अब से आप 10 साल पहले कह सकते हो, 1-1, 2-2 मिलिटेंट मिलना भी मुझसे, उस समय 14-14 मिलिटेंट हम एक ऑपरेशन में। तो पर यह है कि मतलब फौज की जो मिलिटेंट है कि हम लोग काफ़ी, हमारे तो इन्फेंट्री का काम ही ये इनमें है। अगर ट्रेंड हम 3 आदमी 100 भी आदमी है, हम अगर फौजी जो सिखलाई है उसके हिसाब से लड़ेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम सबको मार लेंगे। आपने फौजी सिखलाई जहाँ छोड़ी तब नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना ही खून कम बहेगा। हाँ, तो आपकी सिखलाई के हिसाब से आप करो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी। तो आपको 3 बार जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से साइटेशन मिला, ये मेडल वगैरह तो खूब लगते हैं सर। तो कैसे देखते हैं आने वाली पीढ़ी को? आपने ये चीज़ सौंपी है, आपके बेटे हैं, आपके दामाद हैं, आपकी बहनोई है, सभी फौज में हैं। तो अभी भी फौज वैसी ही है या कुछ बदल गया? नहीं, फौज में बहुत बदलाव आ गया। अभी जैसे अब अग्निवीर आ गई जी, इस पे अपन डिटेल बात करेंगे एक और वीडियो पे जी। और दूसरा, फौज जब पहले वाली फौज थी, पहले वाले हमारे मतलब जो हम लोग थे फौज में, तो आपस में इतना मतलब जवान जेसी ऑफिसर में इतना प्रेम था अपना एक दूसरे का। वो मतलब ये एक दूसरे के साथ, एक आपको बिल्कुल एग्जांपल हो, जब ये घातक कंपटीशन था ना, कमांडो कंपटीशन हमारा जी। तो एक रूपाराम नाम का था, ये महेंद्रगढ़ का, भिवानी महेंद्रगढ़। हाँ, तो रूपाराम की मैरिज फिक्स थी कि भाई हमारा जैसे घातक होगा उसके 4 दिन बाद उसकी मैरिज है। मैंने घातक खत्म होती है, मैंने कहा रूपाराम तू छुट्टी चले जाना। तो घातक कंपटीशन हो गया पोस्टपोन।
तो मैंने कहा भाई रूपाराम, तेरी शादी का लफड़ा है। तू जा शादी, तेरे लिए हमको दूसरा क्या साहब 6 महीने आपके साथ खून पसीना बहाया है, मैरिज तो होती रहेगी। और क्या मैंने बात करनी, और उसके फादर पहुंच गए उसको लेने। रूपाराम ने कहा मैं तो आज जाऊं ना कल जाऊं। तो फिर उसकी वो मैरिज तलवार के साथ की। क्या बात फिर कंपटीशन खत्म हुआ, कंपटीशन के मतलब वो ये 10-15 दिन बाद में गया। तो मतलब मैंने कहा ये मोटिवेशन लेवल और पलटन के लिए और अपना जो टास्क है उसके लिए जो लगन है, कह रहा यार अपनी जो हम फौज में पहली सिखलाई ये है कि सबसे पहले आपका देश आता है, उसके बाद में आपकी रेजिमेंट आती है, और उसके बाद में आप जो ट्रुप्स कमांड कर वो आता है, और आपका इंटरेस्ट उस समय लास्ट है। जी। लेकिन अब आप सिविल में देखो उल्टा है सारा। नहीं, पहले तो हमारा कोई भी अगर कल को हमारे टाइम में कह रहा हूँ कोई हमारा जवान कोई कुछ मेरे नीचे किसी ने कोई गलती की है, जी। मैं कभी भी मतलब उस पर एक आंच ही नहीं आने दूंगा, सारा भार मैं मेरे ऊपर लूंगा। जी। तो ये सिखलाई फौज में सभी करते हैं, मैं नहीं करता, सारे करते हैं। जी। तो यही हमारी, तो हमारे आपस में हम लोगों को बांध के रखा है। हाँ, हाँ। नहीं, भरोसा यहीं बचा है। अब जैसे एग्जाम होते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि सीडीएस का या एनडीए का पेपर लीक हुआ होगा। हाँ, हाँ। बाकी तो हमारे सारे ही लगभग हो जा रहे हैं सर। क्या करें, फौज का एक अनुशासन है, एक डेकोरम है, तमाम चीज़ें हैं। तो आपकी शादी के वक्त तो ऐसी दिक्कत नहीं आई सर, छुट्टी वाली? नहीं नहीं, हमारा तो ये लकीली मेरे मैरिज के टाइम मेरी पोस्टिंग यही थी, तो कोई दिक्कत आई नहीं ऐसे बिल्कुल। अरेंज मैरिज प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर अरेंज मैरिज। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ये बड़ी दिक्कत हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था, वो बस फादर का आदेश आ गया भाई इस तारीख को ये तेरा मैरिज है, यही पता नहीं किसके साथ है कहाँ है, ना पूछने की हिम्मत होती थी पहले। जी जी बिल्कुल सर। नहीं वो ठीक है, और अच्छा चल भी रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी ये चीज़ें, बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। खैर वक्त तो बदल गया और जज्बात भी बदल गए, जैसे लोग कहते हैं। तो मैं ये आना चाहूँगा सर, कारगिल वाला जो अपना चल रहा है, उस लड़ाई को आपने करीब से देखा, क्या अनुभव है आपका फौज के नज़रिए से, कि क्या उसके अंदर क्या कारण रहे, कैसे लड़ाई चली, क्या आपके अनुभव रहे? कुछ किस्से में जानना चाहूँगा। जैसे जो कारगिल है ना, जो मेन अभी पाकिस्तान ने देख लिया कि भाई इंडिया से डायरेक्ट लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। उसने 48 में लड़के देख लिया, 65 में लड़के देख लिया, 71 में लड़के देख लिया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। तब उनके जनरल जियाउल हक है, उसने कहा कि हिंदुस्तान को डायरेक्ट हम कभी नहीं हरा पाएंगे। तब उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आप मतलब ऐसी भारत की स्थिति कर दो कि ये लड़ ही नहीं पाए, ब्लीड एनिमी विद सो मेनी वुंड्स। मतलब कि आप उसका जगह जगह शरीर में अगर घायल छोटे-छोटे घाव कर दो तो खून। तो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी की कोशिश की, पंजाब में मिलिटेंसी की कोशिश की, JNK में की, तो क्या सारी इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड हो जाएगी, तो देश ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली ये वीक हो जाएगा, तब हम जीत सकते हैं, वरना डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत सकते। तो यही एक कारगिल वाला, तो जो भी हम विंटर में जो वेकेट करते थे पोस्ट, तो ये मतलब टेंटेटिव है 130 से 150 किलोमीटर का एरिया था ये आपका, कारगिल, कक्सर, मॉस्को वैली और ये बटलिक वगैरह। तो ये क्योंकि 16 से 18 हज़ार हाइट के ऊपर है, स्नोफॉल होता था 40-40 फुट। तो विंटर में ये वेकेट कर देते, नवंबर दिसंबर में, और मई में ये पोस्टें खोल देते, और वैसे ही पाकिस्तान अपना करता था। तब उन्होंने ये अपना ये फ़ायदा उठाया कि ये खाली है, तो इनके जो पहाड़ी ट्रूप्स है, नदर लाइट इन्फेंट्री वगैरह, और जो इनके ट्रेन मिलिटेंट वगैरह, तो ये पोस्टों पे लाके इन्होंने बिठा दिया। तो जैसे ही अपने तो ये सबसे पहले जो ये हमारी रेजिमेंट ये गई थी, जिसमें कैप्टन कालिया, सौरभ कालिया, हाँ, तो ये मतलब ये वो तो आराम से गए, तो उन्होंने जाके मतलब जैसे आपको क्या पोस्ट खाली ये आपको खोलनी है, तो जनरली वो तो गैंती, बेलचे, ये वेपन्स वगैरह सारे जाते हैं, पर उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि ऐसे ये वहाँ पे आपको मिलिटेंट मिलेंगे या आपको पाकिस्तान आर्मी मिलेगी। तो वहाँ से ये मतलब ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। क्या प्रतिक्रिया रही जब पता चला कि हमारे जाट रेजिमेंट के जो लोग हैं वो इस तरह से शहीद? तो इसमें धीरे धीरे मतलब जैसे पहले आपको सोचा कि केवल इसी सेक्टर के अंदर है, मॉस्को में, आपने सोचा, मतलब जो फौज ने सोचा होगा कुछ मिलिटेंट होंगे, हाँ कुछ मिलिटेंट होंगे, फिर देखा कि दूसरी जगह से भी, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे आ रहा है, तब उन्होंने सोचा ये पूरा रिज, अच्छा वो क्या जो ये कारगिल में जहाँ ये बैठे थे, उससे क्या ये लेह और श्रीनगर के नेशनल हाईवे है, तो उसको वो पूरा कवर करते थे। तो अगर आपने वहाँ बैठे हो और नेशनल हाईवे आपने फायर से कवर कर रखी है,
तो आपका लद्दाख पूरा कट जाएगा, क्यों सारा आपका वेपन्स, आपके हथियार, आपका राशन पानी सारा वहीं से जाएगा। तो उन्होंने उन चोटियों पे आके इसलिए बैठे कि ताकि और पीछे से उनका क्या रीइंफोर्समेंट आता रहेगा। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था बेसिकली पाकिस्तान बिल्कुल, का, बिल्कुल, हाँ। जो बाद में तो प्रूव भी हुआ। और बाकी उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ बैठेंगे इतनी चोटियां कैप्चर कर कैसे खाली कराएंगे, पर वो 65 की लड़ाई भूल गए थे, 71 की लड़ाई भूल गए थे, तो उनको जितनी अपनी कैजुअलिटी उससे डबल उनके 1000 के करीब सोल्जर्स खत्म हुए। ज्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि भाई अब ज़्यादा नहीं इनसे बढ़ने पंगा लेना ठीक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, नहीं बड़ी बात बता रहे हैं आप सर। तो आपकी रेजिमेंट के थे कैप्टन कालिया, और भी कोई ऐसे साथी आपको याद हो जो चले गए देश के लिए? देश के लिए बहुत गए, अपने 4 तो परमवीर चक्र मिले इस युद्ध में जी। नहीं, आपके साथी में जो आपके कनेक्टेड रहे। हाँ, मेरे एक थे ये 3rd पंजाब के अभी वो ब्रिगेडियर है जीपीएस सिसोदिया जी। तो हम कमांडो में साथ ही थे जी। तो हम कमांडो से जब ये कमांडो विंग में पोस्टेड बेलगांव में, तो हम साथ ही आए थे। तो उसके बाद में ये मतलब इनकी यूनिट वो 3 पंजाब है, 3 पंजाब ये लॉन्च हुई अटैक के लिए। तो ये ब्रिगेडियर सिसोदिया लॉन्च है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस कारगिल में। जी। तो नहीं, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ जो शहीद हो गए लोग, आपके साथी कोई? नहीं, ये शहीद एक मतलब जैसे शहीद तो नहीं, इंजर्ड हुए थे इसमें 8 सिख में। जी। रविंदर सिंह परमार जो भी मेजर जनरल है, वो मेरे साथ का अच्छा दोस्त था। हम एक ही ट्रेनिंग, हम एक ही एलिमेंट कंपनी में साथ में थे। जी सर। तो वो इस वॉर में इंजर्ड हुआ। एक इन्हीं के यूनिट के ये धर्मवीर थे, वो इंजर्ड हुए। जी सर। तो इस वॉर में ये तो एक ऐसा वॉर था, इसमें मतलब आपको इंजरी तो होनी होनी है, क्योंकि इस साइड के ऊपर जा रहे हो आप, 16 से 18 हज़ार, कोई कवर नहीं है और दुश्मन ऊपर बैठा है। आप खुद इमेजिन करो, आप ऊपर बैठे हो, आप ये पत्थर मार के मार सकते हो आदमी को ऊपर बैठा बैठा। और आपका क्यों जो ये पेड़ों की हाइट होती है 12,000 के बाद में पेड़ों की हाइट खत्म हो जाती है, फिर पूरे सूखे पहाड़ हैं। तो उन सूखे पहाड़ों में आप बस ये पत्थरों की आड़ से लो। तो पर अपने फौज ने ये तजवीज़ बनाई, जो हमला जो वो सोच रहे थे यहाँ से होगा, तो वहाँ से अपना कभी नहीं हुआ। अपने ट्रूप्स ये दुश्मन के पीछे ड्रॉप किए, अपनी स्पेशल फोर्सेस के, और पीछे से हमला किया, चारों डायरेक्शन से हमले किए। तो ये मतलब ये जो इंडियन आर्मी है, तो वर्ल्ड में सब मानते इंडियन आर्मी को कि भाई जैसे कारगिल जैसी जगह में, कठिन जगह में और बहुत कम समय में सारी मतलब 160 किलोमीटर एरिया पूरा खाली करवाना, हंसी मजाक। आज अभी यूक्रेन रशिया चल रहा है, ये कितना ये लंबा हो गया, आज कितने साल हो गए, कोई भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल। और ईरान का भी चल रहा है, पर इंडियन आर्मी है, क्योंकि भाई आज अपन लंबा युद्ध नहीं कर सकते, अपने भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो सर, इंटरेस्टिंग कहानी है फौज की। और ये फिल्में देखते हैं सर आप जो बनी है फौज पे, एलओसी, कारगिल, बॉर्डर, तो ऐसे ही लड़ती है फौज या कुछ और होता है? नहीं, ये पर मुझे तो फिल्मों का तो इतना शौक है नहीं, पर हाँ जो आर्मी पे बेस्ड है, जैसे मेजर शैतान सिंह पे बनी हुई है, बॉर्डर बनी हुई है, तो ये फिल्म बिल्कुल देखते हैं। और इसमें कोशिश करते हैं वो कि मतलब जो फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो वहाँ खुद फिजिकली जाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं। जैसे मेजर शैतान सिंह की मूवी बनी है, तो उनके परिवार से, उनके बेटे से, उनके पोतियों से, और जो मतलब सच के करीब कहानी होती है। हाँ, तो जो ये मेजर शैतान सिंह की यूनिट थी 13 कुमाऊं जी, जैसे ये अभी कारगिल है, कारगिल से पहले ये जोजिला रजंगला पे, ये वर्ल्ड में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ 114 मेजर शैतान सिंह को 114 के 14 शहीद हुए। तो जनरली क्या कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, पीछे कुछ मतलब भगोड़े हो जाएंगे, कुछ तो 114 के 14 लड़े और 6-7 अटैक उन्होंने उनको रिपल्स किया। और ये मतलब ऐसी वीरता का उदाहरण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे मतलब लोगों को, और ऐसे लोग अपने हीरो होने चाहिए। हाँ। आज सबसे ये दुख की बात क्या है, जैसे हम बीकानेर मेजर पूरण सिंह जी का डे मनाते हैं, कैप्टन चंद्र चौधरी का डे मनाते हैं, और हमारे कैप्टन जेम्स है उनका मनाते हैं। वहाँ हमें 100 आदमी इकट्ठे करने मुश्किल है,
लेकिन जो गलत लोग हैं, जो ये जो देश 400 विरोधी 500 आदमी तो है, जमानत करा के घर आते हाँ, वक्त हो जाते हैं उनके लिए थानों से। ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो देश अभी मतलब देश को चाहिए जो अपना एक्चुअल हीरो कौन है। आज जो शहीद हो रहा है, जिसको जो वेव जारी कारगिल में 10 के 10 के हम सब खत्म होंगे, वो किसके लिए खत्म हो रहे हैं? अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। पर अगर उन लोगों की, अगर कोई उन लोगों को मतलब यहाँ उनके परिवार वाले पीछे उनको कोई काम नहीं हो रहा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये दाएं बाएं भग रहे हैं, तो बहुत ये दुखदाई है। हाँ, ये बड़ा एक रहता है सर, क्योंकि आजकल तो कई लोग, मैं जैसा कहा, जेल से छूटने पे बधाई, इस तरह के विज्ञापन तक आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो थोड़ा सा पीड़ा से भरती है ये चीज़ें। फौज में सर चयन जो होता है, उस प्रोसीजर को लेके मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये CDS या SSB होता है आपके, तो ये क्या होता है? मतलब क्या कोई फैमिलीज होती है, फौज फैमिली, उनको नहीं, स्पेशल? बिल्कुल नहीं। इसमें केवल काबिलियत पे बेस पे। जी, अगर मैं मेरा बेटे को भी चाहूँगा, मैं नहीं करवा सकता। ओके। मैं ये जब मैं SSB देने गया था, तो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, उनका बच्चा 6 बार ये जाकर आ गया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। जी, 6 बार। और जो काबिल है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, आपका 4-5 दिन का आपका GTO का अलग है, साइकोलॉजिस्ट का अलग है, इंटरव्यू का अलग है। मतलब जो अगर काबिल नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता। वो नहीं कि मतलब काबिल नहीं है, वो जो फौज की रिक्वायरमेंट है। अब फौज की क्या रिक्वायरमेंट है? उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनाइज करने की काबिलियत ये होनी चाहिए। तो ये सारे जो टेस्ट हो रहे हैं, उसको GTO टास्क, उसके ये जो रिटन टेस्ट है, साइकोलॉजी, केवल ये चीज़ देख रहे हैं कि एक संस्कारी बच्चा चाहिए उनको। मैं कह रहा हूँ, गांव के जो बच्चे जाएंगे ना, गांव के बच्चे संस्कारी है, उनके बस एक ही दिक्कत आती है, ये भाषा की। और गांव का बच्चा जिसके घर में दादा दादी है और माँ बाप के साथ रहा, उसका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसको संस्कार मिले दादा दादी और माँ बाप से। और इसके बनिस्पत, और आज आपको बताऊं, जैसे आपने कहा इसका सिलेक्शन, ऑफिसर्स के बच्चे बहुत कम होते हैं। आप एकेडमी में, आप NDA चले जाओ, आई में चले जाओ, 90% JSU JNCU के बच्चे हैं। जी, JSU जवानों के, उनमें काबिलियत है, उन्होंने देखा है। जज्बात है उनमें कि ये हमें बनना है। जी, जी, ठीक है, अगर आप बच्चे को गोद में रखोगे तो वो ये मतलब अपना जो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। जी, बिल्कुल। तो कर्नल साहब, मैं एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगा कि फ़ौज में क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे एक साथी हैं अतुल सिंह, जो पहले IPS थे, वो कहते हैं मैं फ़ौज को कर्नल लेवल तक मानता हूँ, CO जो होता है वो फील्ड में होता है, ब्रिगेडियर तो बाद में गोल्फ क्लब के मेंबर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी, भाई। ये फौज में भाई जो बनता है, जी, हर रैंक पे बनता है, वो मेहनत करके जाता है। जी, और पर हाँ, जैसे अगर ऊपर जैसे अभी अग्निवीर के ऊपर भी के मतलब जैसे आर्म फोर्सेस में ये इच्छा थी कि ये ना आए अग्निवीर, जी, पर जैसे ये CDS रावत की भी इच्छा नहीं थी कि आए, जनरल नरवानी की भी इच्छा नहीं थी ये आए, लेकिन ये अग्निवीर आ गया। और इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो अग्निवीर भी अच्छा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, लेकिन मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नेता चाहे कि फौज में मैं कुछ काम करा लूँ, तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके कोई हीरो भारतीय फौज में जिनको आपने देखा हो, जो राजस्थान के रहे हो या कहीं के, ये उस समय तो बड़े नाम थे सर फौज में? मेरा हीरो है, मेरे यूनिट के 65 की वॉर में CO थे कर्नल डेस्मंड हेड। क्या बात है। हाँ, जो 65 की लड़ाई जो मेरे यूनिट का बता रहा हूँ, जो लाहौर के चारों तरफ पहुंच गई थी, तो उसका CO था अंग्रेज, डेस्मंड हेड जी। तो वो मतलब उनके तो हेलमेट पर गोलियां लगी, दूसरा मतलब वो लीडरशिप क्वालिटी थी, हर वॉर में क्या सबसे आगे जाना जी, तो वो है। और दूसरे मेजर शैतान सिंह है। जी, बिल्कुल। हाँ, जी, ये है दो जो मतलब हर आदमी ये चाहता कि मैं मतलब जी। उस रास्ते तो पे चलूं। आपकी मुलाकात हुई कभी किसी अपने हीरो से? नहीं, ये डेस्मेंट तो हमारे जब भी बैटल ऑनर डे होता था, डोगरा डे हर साल हम मनाते थे, जी, तो वो हर फंक्शन में आते थे, तो हम सबको पूरे यूनिट को मोटिवेट करते, तो वही तो हमारी मतलब आगे जो यूनिट आगे बढ़ती, ऐसे हीरो हैं उनको देख देख के हर सैनिक सम्मेलन में वो आके बताते थे क्या बात है। कि फौज को क्या करना चाहिए, सैनिक को क्या करना चाहिए, एक ऑफिसर की क्या जिम्मेवारी है। ये एक बड़ी बात बता रहे हो सर, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 65 में
एक अंग्रेज भारत के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान से, हम्म। तो कैसे संभव है ये? मतलब वो यहीं के हो गए? वो मतलब उनके जो ये फादर थे वो न्यूजीलैंड के थे। क्या बात है। हाँ, तो उनके जो फादर थे वो भी इंडियन आर्मी में थे। तो फिर वो वापस गए नहीं, यहीं पे रह गए और गढ़वाल के अंदर कोटद्वार में उन्होंने अपना घर बनाया। क्या बात है। और रिटायरमेंट के बाद में मतलब जैसे वो 65 की लड़ाई के बाद में फिर वो ब्रिगेडियर बने, फिर वो रिटायर हो गए। तो कोटद्वार में सारे सैनिकों के काम, घर घर जाके हर सैनिक के कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी कलेक्टर के पास लेके जाएं, किसी के, तो उन्होंने पूरी जीवन अपनी एक्स सर्विसमैन की मतलब सेवा वो में लगा भारतीय दिया। ही हो गए थे, विदेशी हाँ, न्यूजीलैंड के रहने वाले। और किसी के लिए कोई दिक्कत परेशानी होगी तो लेटर लिखेंगे ऊपर कि भाई इनका काम होना चाहिए। तो यही मेरी भी यही है कि जैसे ही सेना से एक बार ये कोई इंसान रिटायर होता है तो उसका अब समय है कि अपने बच्चे सेट हो गए तो अभी समाज को या अपनी एक्स सर्विसमैन को समय देना चाहिए। हाँ, सोशल वर्क में कई लोग आ जाते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे अपने कामों के लिए बड़े दुखी होते हैं, चक्कर कटवाए जाते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी सुन रहा था एक फौजी साहब को कि वो कह रहे थे कि सैनिक मान लो शहीद हो गया तो पीछे परिवार चक्कर काट रहा है कि साहब अनुकंपा नियुक्ति दे दो, पेंशन लागू कर दो। तो ये प्रशासन को आगे होके करना चाहिए कम से यही मतलब ये सबसे बड़ा, मैं कहूँ संसार में यही एक ऐसा देश है, बाकी जहाँ अगर कोई शहीद है, शहीद को भगवान का दर्जा है। कम। जी बिल्कुल। अगर कोई फ्लाइट में अगर पता है कि आपका वॉर हीरो जा रहा है या कोई सैनिक जा रहा है तो अनाउंसमेंट होता है और ये सारे मतलब ये ताली बजाते हैं कि थैंक यू फॉर सर्विंग अस। क्या बात है। और यहाँ पे मतलब जैसे देश के लिए आप ये शहीद विधवा हो जाए, वो चक्कर पे चक्कर लगे, कोई काम नहीं होता। जी, सिविल बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें ये होना चाहिए जो जिला सैनिक ऑफिस है, जिला सैनिक ऑफिस एक इनके मतलब एक्स सर्विसमैन कोई भी है, जैसे सपोज बीकानेर एग्जांपल लो, बीकानेर का जिला सैनिक ऑफिस है, सभी एक्स सर्विसमैन उसके कई हॉस्पिटल की दिक्कत है, तहसील की दिक्कत है, पटवारी दिक्कत है, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वो टेलीफोन करे कि फलाने आदमी से मिल, फलाने आदमी से मिल और तेरा काम। क्यों गाँव से आता है बेचारा, वो घूमता फिरता रहता है, उसे मिलते नहीं, वापस चला जाएगा वो। हाँ, ये बड़ा, और वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, भले ही घटिया प्रोसेस है वो उसे फॉलो पूरा करते हैं। उनको लगता है कि फौज में प्रोसेस फॉलो किया हमारा काम हुआ, यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। ये बड़ा वो है। आप मैं एग्जांपल बताऊँ, 71 वॉर का शहीद है एक, बीकानेर पास पलाना गांव है, आज तक उसकी मूर्ति नहीं लगी। 71 वॉर, हमने बहुत कोशिश की, कलेक्टर से मिले, सब लेटर लिखा। तो इसमें क्या एक इसमें थोड़ी सी अड़चन है कि अगर कोई किसी की मूर्ति लगेगी तो इसमें स्कूल डेवलपमेंट कमेटी एक है जी, तो उससे एनओसी चाहिए। तो उसके अंदर वो स्कूल प्रिंसिपल होता है, 1-2 टीचर होते हैं, गांव का सरपंच है, गांव के 3-4 प्रमुख हैं। तो वो मतलब जब तक एनओसी नहीं देंगे तो वो मूर्ति नहीं लगेगी। तो वो मतलब अगर नहीं देगा तो नहीं लगेगी। पर मतलब कितना देश में दुर्भाग्य है उस गांव का, जिस गांव में उनको खुश होना चाहिए कि हमारे ये गांव का शहीद है, और गांव वाले अपोज कर रहे हैं कि नहीं हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो मतलब ये मतलब कितनी ये मतलब सोच के मतलब आदमी को आंसू आना चाहिए कि मतलब जैसे बेचारा जो शहीद हुआ है जी सर, और उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं शहीद होऊंगा और शहीद होने के बाद मैं ये मेरी मट्टी पलीत हो गई। जी, ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं मट्टी पलीत होगी। तो बड़ी बात है सर, कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करने के लिए आह्वान करते हैं कि अगर आप लोग जानते हैं, बीकानेर में लगनी चाहिए फिर ऐसे आदमी की तो इस जिद पे तो है ना कि ठीक है बीकानेर में जगह दी जाएगी, दिक्कत कहाँ है। कई हाँ, तो नहीं इसमें अभी फिर हम लोगों ने जयपुर में लिखा, इसमें अमेंडमेंट आ गया अभी जी। पहले यहाँ पे जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अब ये आ गया कि अगर वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं देती है तो कलेक्टर को पावर है, वो एक दूसरी कमेटी बनाएगा और वो अप्रूवल दे देगा। जी बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा मान मिले, क्योंकि क्या है कि शहीद के नाम के स्कूल जो है ना, उसमें पढ़े हुए व्यक्ति में बिल्कुल एक जज्बा तो होता ही है। जज्बा होता है, जब भी मतलब उसकी जयंती होगी तो उसके घर वाले आएंगे, जी बिल्कुल, फौज आएगी और वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होगा, सारा तो एक वो खुद सोचेंगे भाई सैनिक के स्कूल से पढ़े हुए के। जी बिल्कुल, भाई सैनिक का दर्शन तो कहते हैं साहब, शहीद की मूर्ति का दर्शन तो एक तीर्थ से बढ़, मैं कह रहा हूँ मंदिर मत जाओ, सच्चे मन से अगर जो अपने शहीद हुए उनकी मूर्ति लगी है आप जाओ और मन्नत मांगो, 100% आपका काम पूर्ण होगा। जी बिल्कुल, जो देश के लिए अपन देश के लिए शहीद हुआ है
उसकी जगह आप जाओगे तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। लेकिन नेताओं के साथ बड़ा संकट है, वो इन चीज़ों में थोड़ा सा ऊपरी तो देखते हैं लेकिन बाकी नहीं करते। अभी देखो एक ये एक दूसरा आपको बताऊं, सेना मेडल, तो सेना मेडल जिसको मिला है उसको 25 बीघा जमीन मिलती है। जी तो इनमें उन्होंने अभी इस पे कर दिया कि 96 से पहले पहले का जिनका सेना मेडल है उनको तो उन्होंने ज़मीन दे दी, 96 के बाद के जो सेना मेडल है वो नहीं दे रहे। पुराने जो सीएम थे जो अशोक गहलोत, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, अप्रूवल भी आ गया, लेकिन अभी 40 या 50 के करीब जो सेना मेडल होल्डर है राजस्थान के, तो उनको मतलब अब बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही उनकी। जी, ये एक सम्मान दिया जाना था, ऐसा नहीं है कि जो है वो आपको, एक तो होता है अधिकार जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं, ये तो मान था, आगे से होके देना चाहिए था। आगे वही तो सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि ये मांगने वाला भी भाई आज आदमी कोई अच्छा काम देश के लिए करके आए तो उसके घर पे आके करो आप। ये बड़ी बात है। आपको ये घर पे जाओ और घर पे जाके आपका मतलब ये काम, हमारी तो ये रेजिमेंट्स है तो काम चल रहा है, जो कोई शहीद होता है जैसे जिस यूनिट का है उसके यूनिट से टीम आती है, सारे डॉक्यूमेंट्स करती है सारा, तो फौज के की तरफ से जो लागू है उसमें एक सेकंड लेट नहीं होता। वो 1 महीने वहाँ बैठते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट करेगा फिर भेजेगा। लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट से मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, उसमें ये चक्कर काटने वाला सिस्टम है। लेकिन आर्मी की तरफ से जो मिलता है उसमें कोई नहीं है। जिस यूनिट का शहीद है यूनिट के ये स्टाफ आता है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा, इंश्योर करेगा इनकी फैमिली पेंशन या बैटल कैजुअलिटी पेंशन ये सारी स्टार्ट हो गई हो। जी जैसे मुझे जहाँ तक ये ध्यान है कि पहले शहीदों के जो है वो पार्थिव शरीर घर नहीं आते थे पहले। हाँ हाँ, तो ये कारगिल से ही शुरू हुआ। तो पहले क्या करते थे सर? पहले वो अगर डेथ, मैं अब बताऊँ मेरे यूनिट का 62 वॉर, तो मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग अरुणाचल में थी। तो अरुणाचल में अपनी एक ये 62 वॉर में ये हमले के लिए सेकंड राजपूत थी, एक आर्टिलरी यूनिट थी, एक राजरिफ थी। तो उनकी डेड बॉडी हमारी, जब हम बंकर वंकर तैयार करने अपने पोस्टों पर जाते थे, तो उनके क्या, जब कोई वॉर में जाता है तो अपने यहाँ एक गले में और एक यहाँ हाथ में डिस्क पहनता है, तो उसमें उसके नंबर होते हैं, और उसका अगर हिंदू है तो H है, मुस्लिम है तो M ऐसा लिखा होता है, ताकि क्या मतलब अगर इसकी बॉडी मिलेगी उसी हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो 62 के हमें मतलब ये 88-89 में हमें मतलब ये डेड बॉडीज वगैरह उनके वो कंकाल मिले। बहुत ये अच्छा कौन से साल में मिले आपको? ये 88 मतलब करीब दशकों बाद मिले सर। हाँ। तो 26 साल बाद। ये वहाँ ये बर्फ के अंदर ये पड़े रहते थे, जब बंकर वंकर जब ये होते थे, तैयार होते थे, तो उनके कंकाल वगैरह। जी जी। तो लेकिन अब ये बहुत अच्छा हुआ है, और अब ये मतलब ये पे वगैरह भी बहुत अच्छी हुई है। एक मैं वो एक गीत सुनता हूँ, मार्चिंग दस्ता, पैरामिलिट्री फोर्स है, असम बटालियन, असम रेजिमेंट, हाँ हाँ, असम रेजिमेंट ही है ना? नहीं असम राइफल अलग है, असम राइफल्स, सॉरी रेजिमेंट असम अलग। राइफल्स। हाँ। असम राइफल्स वैसे पैरामिलिट्री है, लेकिन उसको लीड आर्मी के लोग करते हैं, ऐसी बहुत हाँ। एक ही पैरामिलिट्री फोर्स है शायद। हाँ हाँ, जिसको हाँ हाँ, तो आपके शायद बड़े फादर उसके डीजीपी रहे हैं। डीजीपी रह चुके हैं। हाँ हाँ, तो उसका मार्चिंग है वो, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, मतलब उसको वहीं गाड़ दिया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो वो काफी। नहीं वो उसका नहीं, वो है असम रेजिमेंट का। असम रेजिमेंट का है। हाँ, असम राइफल अलग है, असम रेजिमेंट अच्छा अलग है। अच्छा, असम रेजिमेंट का है वो। तो वो शायद वहीं गाड़ दिया था उसको, और फिर वो गीत बन गया उसके राशन को लेके। तो पहले जैसे मेरे कुछ रिश्तेदारों में जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब डेथ हो गई तो वो फिर वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देते थे, जैसा उनका धर्म होता था या जैसे। लेकिन कारगिल के बाद कारगिल के बाद बहुत अच्छा पैकेज भी बहुत अच्छा आ गया। आज अगर कोई मतलब जैसे होते हैं उनको पेट्रोल पंप मिलता है या गैस एजेंसी मिलती है, बहुत लमसम ये पैसा मिलता है। और अभी ये भी है कि मतलब पहले क्या था, जो केवल ये फैमिली को मिलता था, अब उन्होंने कह दिया अगर ये पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो कुछ ये पेरेंट्स को भी। हाँ, ये बड़ी बात है। पहले कई कई किस्से हमने ऐसे देखे जिसमें शहीद हो गया, फिर पत्नी को सारा मिल गया, पत्नी बच्चों को माँ दादा दादी के पास छोड़ के कई जगह दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा जीवन शुरू कर लेते हैं अक्सर। तो नहीं पहले ये था कि अगर वो दूसरी मैरिज कर ले थी तो कुछ भी नहीं मिलता था, फिर उसमें वो ये अमेंडमेंट आया कि भाई उसको मैरिज का तो अधिकार है। भाई आज अगर मतलब जो उसको मिलना चाहिए वो आप डिनाई थोड़ी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो अब जितने भी जो मिलते हैं, चाहे आप दोबारा मैरिज कर लो,
पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, माँ बाप का भी ध्यान रखती है। नहीं नहीं, ये आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके आखिरी दिन तक, जिस दिन आप खत्म हो गए, आपका फ्यूनरल के भी पैसा देती है आर्मी। हाँ बिल्कुल सर। वो मतलब आपका पूरा ध्यान रखती है। आपकी जो रेजिमेंट है, आपकी सेना है, मैं तो कहूँ सेना से पूरे देश को शिक्षा लेनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट को शिक्षा लेनी चाहिए भाई, कि हम भी अपने डिपार्टमेंट को सेना जैसा बनाए, बिल्कुल। आपस में प्रेम रहे, आपस में एक दूसरे की मदद करे, जो ऊपर का अधिकारी है, नीचे के ये अधिकारी है, उसकी प्रॉब्लम ये समझे। जी देखो, सेना का स्ट्रक्चर भी अंग्रेजों ने बनाया है, हाँ और सिविल का सिस्टम भी उन्हीं के अनुसार चल रहा है हाँ बेसिकली। हाँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला लीक हो गया। तो समझना चाहिए, बड़ी बात है कि हम अपने सिस्टम को, एक हमारे पास बनी हुई तय व्यवस्था है, और सेना का हर व्यक्ति आदर्श है। अब देखो काम, हम भी कई बार डिजास्टर होते हैं सर, तो डिजास्टर जैसे कि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया, तो वहाँ भीड़ जम जाती है, फिर थोड़ी सी भीड़ हटती है कि यहाँ पुलिस आ गई, चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद के साहब एसडीएम साहब आ गए, फिर के साहब आरएसी आ गई, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता। जैसे ही सेना आ गई, लोग कहते हैं हाँ अब निकल जाएगा। तो ये भरोसा जो है, किसी भी तरह का डिजास्टर हो, बाढ़ हो कहीं भी वगैरह हो, हो, जैसे गुजरात में भी रॉयट्स हुए थे, तो रॉयट्स में जैसे ही सेना आ गई, तो ये सब हो गया कि भाई अब अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। जी बिल्कुल। सेना पे सबको भरोसा है, इस देश को पूरा सेना के ऊपर भरोसा है। जी, तो ये भरोसा बनाने के लिए सेना जो एक लास्ट रिजॉर्ट है, सेना एक लास्ट रिजॉर्ट है, तो सेना को हर समय मजबूत रखना चाहिए। इनको जितने फंड की रिक्वायरमेंट है, ये देना चाहिए, क्योंकि इनको सेना को अपन ये नहीं कह सकते कि भाई कि यार कि ये हमें फायदा क्या है। भाई आज सेना का जो बजट है, मतलब 7.5-8 लाख करोड़ के ये करीब बजट है, बड़ा बजट है। पर ये चाहिए भाई, आज आपके दुश्मन, कल को वॉर होता है, 2 फ्रंट पे लड़ना है। जी बिल्कुल। अगर ये सारा हमारे पास सामान नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल सर। सेना पे तो बजट देते हैं। मैं 5-7 साल पहले स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ की सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। नहीं, सेना में दिक्कत क्या है, जो बजट आता है आपका, सपोज 100% बजट आया, तो उसमें 26% आपके पे वगैरह में चला गया सबका, और फिर 22% आपका ये पेंशन में चला गया, और फिर आपका डेली एक्सरसाइज वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह के लिए 20% करीब चला गया। तो आपको जैसे वेपन्स वगैरह चाहिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपके पास केवल 25 से 26%। हाँ, ये बड़ी बात है। तो आपका वो 50% बजट आपका ये मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। जैसे अभी मैं चीन की बात करूं सर, तो उसमें 5 विंग हो गई सेना की। हमारे यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 3 है, उनकी इन 3 के अलावा एक हो गई आईटी की बिल्कुल, और एक है नैरेटिव बिल्डिंग, कि साहब हम किसी देश से लड़ रहे हैं तो उसके देश के मीडिया में और ऐसा नैरेटिव बना के उस देश का मनोबल तोड़ देंगे हम, कि उसका जो मनोबल के साथ सपोर्ट है वो खत्म हो जाए। तो इस दिशा में दुनिया बढ़ रही है। हमारे लोग भी अब धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स है जिन पे हम अग्निवीर वाले वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैं कमीशन होकर 88-89 नॉर्थ ईस्ट में गया हूँ, और उसके बाद जब अब देखते हैं मतलब रोड नेटवर्क वगैरह, और दूसरा पहले हम अपने पोस्टों पे पहुंचते थे 3-3, 4-4 दिन ये पैदल, अब हर पोस्ट तक रोड बनी हुई है। जैसे हम मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वेलोंग में थी, तो रोड वेलोंग तक रोड थी, और वेलोंग से फिर हम ये 2 दिन पैदल जाते थे आगे। और तो अब ये हर पोस्ट तक ये रोडें बनी है। पहले एयर मेंटेन थी पूरी बटालियन, अगर मौसम 3 दिन ये खराब हो गया तो मतलब ये आपका राशन वासन सारा सब कुछ आता, एयर मेंटेन थी। तो ये जैसे आपकी अगली पीढ़ी, जैसे आपके बेटे ने मना नहीं किया कि भाई? नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत इच्छुक है, और फौज में कर भी बहुत अच्छा रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सर अपनी लंबी बातचीत हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हमें नई पता चली, तो सर मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। और एक वीडियो हम अग्निवीर पे सर के साथ करेंगे जल्दी, उस पे भी हम आपको बताएंगे, उसका लिंक देंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी? कर्नल मोहन सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताए और बहुत सारा दर्शन भी हमें बताया। तो सर बहुत धन्यवाद आपको, और हम आपसे बुलाया और समय दिया। ना अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बिंदुओं पे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच।